अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना मौका देती हैं हमें आपके साथ बात करने का, आपकी आवाम के साथ कनेक्ट होने का। मैं तो यही कह सकता हूं कि दिस में बी अ टर्निंग पॉइंट, कि जहां आवाम एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकती है। बिल्कुल। और सर उसमें यकीनन हम लोग जो है वो इंटरनेट के और उसके बड़े थैंकफुल हैं, जिसकी वजह से हम लोग आपस में बात कर पाते हैं। वरना पहले तो एक दूसरे से बात भी नहीं हो पाती थी और हम लोग हिस्ट्री को भी नहीं पढ़ पाते थे। तो जो कुछ यहाँ पाकिस्तान स्टडीज जो कि हर एक ही अब तो कहता है कि गलत है वो बुक, वो पढ़ाई जाती थी और उसमें सर हम हर वॉर जीते हुए थे। भारत के साथ जितनी भी जंगें हुई वो सब हमारी जनरेशन के जो स्टूडेंट्स थे उन सब ने यही पढ़ा कि जी वो हमने जीती और शुरू जो थी वो भारत ने की। लेकिन इंटरनेट की वजह से और जाहिर है कि सोशल मीडिया की वजह से और इंटरनेशनल मीडिया जो हमने अब देखना शुरू किया है, तो हमें बहुत सी चीजें हमने अपने आप को करेक्ट किया है और मजीद करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कारगिल वॉर की बात के बगैर तो मेरे ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आप उस वॉर का हिस्सा रहे हैं और यहाँ पर ये भारत की तरफ से कहा गया था कि कई हमारे जो सोल्जर्स थे उनकी बॉडीज छोड़कर आ गए लोग। और यहाँ पर काफी मेरे ख्याल है 3-4 साल पहले एक ब्रिगेडियर साहब आए थे शो में, जो दोबारा नहीं आए। उन्होंने यही कहा कि जी वो क्योंकि कारगिल जगह ऐसी है कि पहाड़ी इलाका, ऊंचा नीचा, तो हमें कई जगह पता नहीं लगा और ऐसे करके अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश की। पाकिस्तान में सभी नवाज शरीफ समेत कहते हैं कि कारगिल जो पाकिस्तान ने किया वो एक ब्लंडर था। सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? वैसे अगर आपको मैं सीधे शब्दों में कहूँ, वॉर कैनॉट बी अ गुड एक्सपीरियंस। मैं कहीं नहीं कह पाऊंगा कि मैंने बहुत मजे लूटे, बहुत अच्छा हुआ। ऐसी लड़ाइयां रोजाना होनी चाहिए। हम जीते, हम हारे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस। एग्जैक्टली। ये मुझको इमोशनल करता है उन 25 साल पहले के इवेंट्स के। हमने अपने इन हाथों से खून को देखा है, वो नाइटमेयर्स को देखा है। और मैं तो यही कह पाऊंगा, बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती है। वॉर कैनॉट गिव यू अ गुड फीलिंग। बोलने को कुछ भी कोई बोल ले कि जी हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। किसने क्या खोया है ये वही जानता है। उन 527 फैमिलीज से पूछिए उन्होंने क्या खोया है। उस वॉर में 528 लोग मारे गए, आपको नहीं पता शायद, 27 नहीं, दुनिया को पता है 527 मारे गए। मैं आज आपको एक करेक्ट फिगर दे रहा हूँ, 528 आदमी शहीद हुए उस दिन। 527 बहुत किस्मत वाले थे कि वो भगवान को पास चले गए। मैं आपके साथ वो 528वां आदमी बैठा हूं जो अनलकी था। प्रॉब्लम ये है आरजू साहिबा के वॉर कैनॉट गिव यू एनी गुड मेमोरीज। ये जो 4 वीडियो आप इधर देख लो, 2 वीडियो आप उधर देख लो, जहां लोग कुछ भी कह लें, मैं आपको बड़ी एक इमोशनल नहीं, एक रियलिस्टिक बात बता रहा हूं। किसी के लिए भी वॉर कैनॉट बी अ गुड मेमोरी एज फार एज आई एम कंसर्न। मैं इसको सेलिब्रेट कर सकता हूं। सर कुछ सीखा हमने इस वॉर से कुछ सीखा दोनों ने। मुझे लगता पता नहीं किसने क्या सीखा या नहीं सीखा, बट मैंने बहुत कुछ लूज किया। मैंने अपनी वो रातें लूज करी, मैंने वो अपने नाइटमेयर्स लूज किए। आज शायद मैं आपके साथ अपने टीयर्स को लूज कर रहा हूं। एंड नॉट दैट कि आई एम सैड अबाउट इट, आई एम वेरी प्राउड अबाउट माई टीयर्स। मेरे लिए ये मेरी श्रद्धांजलि है, मेरे उन 527 लोगों के लिए जो किस्मत वाले थे कि वो देश के लिए जा चुके। वो जो इंजर्ड लोग हैं, आप उनकी सोचिए, जिनके वो बुलेट अभी भी कहीं ना कहीं बची हुई है और वो तकलीफ में है, रोजाना तकलीफ में है, 365 दिन तकलीफ में है। सो अबव ऑल, लेकिन मेरी ये कंप्लेंट रहेगी कि लड़ाई में साम दाम दंड भेद जरूर किया जाता है, सारी चीजें अपनाई जाती हैं, बट
ऐसा मुझे लगता है कि अगर एक आदमी जब वीर गति को प्राप्त हो गया, चाहे वो उसकी कंट्री के लिए हो चाहे मेरी, उसकी कंट्री कम से कम इतना जरूर कर सकती है कि वो ये एक्सक्यूज देने के बजाय कि कौन किस खाई में पड़ा था, ठीक है ना, आप गंदगी की खाई में टेररिज्म कर सकते हैं, तो उस जाबाज सैनिक को उस खाई से निकाल कर क्यों नहीं ला सकते, चाहे वो आपका हो चाहे वो मेरा हो। मैं भी किसी को क्रिटिसाइज करने के आजकल मूड में नहीं हूं। मैं ये लेकिन जरूर कहूंगा कि नहीं सर, ये कह रहे हैं इनको पता नहीं लगा। इज इट पॉसिबल कि पता इनको नहीं पता ही लगा ना तो लगा? नहीं, तो फिर आप एक बात बताइए, अगर पता नहीं लगा तो अब आपको कैसे पता वो खाई में गिरे थे, हम्म, उन हाइट्स में गिरे थे? नहीं, कोई देखिए, एक बड़ा सीधी सीधी बात कर रहा हूं आपके साथ। आपको पता नहीं चला कि पाकिस्तान का कोई जाबाज सिपाही खाई में गिर गया। मैंने आपको लिस्ट पकड़ाई है कि जी आपके इन लोगों की जो पार्थिव शरीर हैं उनको हमने क्रिमेट किया है, हमने कुछ बॉडीज को आपको हैंडओवर भी किया है। ऐसा नहीं है। आपका वो कर्नल साहब जिसने आपकी कर्नल सरकार की शेर। बात नहीं मानी, हाँ, तो उसने सरकार की बात नहीं मानी और उसने कहा मैं अपने सैनिकों की बॉडी लेने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये जरूर है कि आपके पास एक ऐसी लिस्ट है कि जो लोग मिसिंग थे, ठीक है ना। आप बिल्कुल। मतलब मैं कहता हूं आप आपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के लोन लिए हैं लोगों से, 1 बिलियन इस सर्च पर भी खर्च कर लेते। मैं सुन रहा था कहीं आप ही के यहाँ का एक वीडियो है जहां वो, मेरे पास आज ये पता नहीं था मेरा आपके साथ शो है, अदरवाइज आई वुड हैव कोटेड यू द नेम, कि वो माँ कितने अच्छे से बोल रही है पाकिस्तान में कि मेरी सरकार मेरी फौज ने शायद कोशिश नहीं करी। एक और पेरेंट्स है आपके यहीं का जो बोल रहा था कि कुछ कोशिश और ज्यादा करी होती तो कुछ अच्छा हो जाता। आप उन दोनों माँ बाप की फीलिंग्स को देखो। वो दोनों माँ बाप आज भी शायद वेट कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को इज्जत से दफन कर पाए, वो नहीं कर पाए। दैट फादर, दैट ब्रदर, दैट मदर, मुझे नहीं लगता कि वेल उन्होंने बड़े, देवर वेरी ब्रेव बाय द वे, कि उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हर आवाम का आदमी फौज के साथ खड़ा होता है, हम्म, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसानियत के साथ नाइंसाफी हो गई, उस माँ के साथ नाइंसाफी हो गई। और मैं तो ये भी कहने को तैयार हूँ आज, एज अ, जिसको बोलते हैं ना, बाद में जो सोच आते हैं वो अच्छे आते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम ही कर देते कि चलिए जी ढूंढते हैं कि ये 20 आदमी कहाँ गए जो आपकी लिस्ट में भी नहीं है और मेरी लिस्ट में भी नहीं। हालांकि मैं अनफॉर्चुनेटली उन उन लोगों का चश्मदीद गवाह नहीं हूं। मैं उन लोगों का हूं कि जब ये ऑर्डर मिला था कि इनको पाकिस्तानी सैनिकों को बरियल दिया जाएगा, तो एक फर्स्ट थॉट था कि जहां हमसे थोड़ा दूर वो लाशों का लाइन लगा रखी थी और हम लोग इधर खड़े होकर बात कर रहे थे, तो एक मूड उस समय अच्छा नहीं होता है। इसमें मैं मतलब हेजिटेट नहीं करूंगा कि नहीं सर, व्हाई विल वी डू दैट, क्योंकि उस समय वी आर चार्ज। कल मैंने इन्हीं हाथों से अपने उन जवानों को उठाया था जिनके खून में मेरे हाथ लाल हुए थे। आज मैं उन्हीं हाथों से, जिन्होंने वो लाशें मेरे हाथ में दी हैं, मैं आज इनको क्यों बरियल दूंगा। बट आज मैं एज अ मेच्योर थिंकिंग ये बोल सकता हूँ कि शायद पाकिस्तान शुड हैव ट्राइड कि चलिए जी एक जॉइंट टीम बनाकर उन 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 सैनिकों को ढूंढा जाए। आई थिंक इतना वो डिजर्व करते हैं ह्यूमैनिटी के तौर पर, इतना वो डिजर्व करते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। आई फील आज भी आज भी आरजू साहिबा के प्रोग्राम के थ्रू अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान से मैं अपील करूंगा कि दुश्मनी हम निभा लेंगे, एक बार इंसानियत भी निभा लीजिए।
बिल्कुल, लेकिन सर पाकिस्तान में ये वाहिद वॉर है भारत के साथ जिसको कि एक ब्लंडर के तौर पे देखा जाता है, ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक, बल्कि इसको तो नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा कि जी ब्लंडर है, और भी कई लोगों ने कहा है कि जी ये नहीं करना चाहिए था और ये बिल्कुल एक गलत बात हो गई। जबकि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उनका कहना है कि जी ये तो इन्होंने जाकर वॉर रुकवा दी, वरना मैं तो कश्मीर लेने वाला था। तो क्या इस तरह की सोच जो है आपको लगता है कि आज भी है पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको कश्मीर बड़ी को लेकर? जिम्मेदारी की एक स्टेटमेंट दूंगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी कंट्री आज भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान को कॉन्कर करना चाहती, नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। आपके यहाँ इसको किसी भी तरह लिया जा सकता है, मैं आपको अपनी कंट्री का बता रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं चाहती। पॉलिटिकली कुछ भी बोला जा सकता है, जज्बे में आके मैं भी बोल सकता हूँ। मैं आपके शो पर बोलने को तैयार हूँ कि मेरा अपना पर्सनल सोच विचार बदला है। अब मैं भी सोचता हूं, मैं कह नहीं पा रहा हूं लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान इतना ज्यादा हेट करता है तो क्यों ना इस हेटरेट को निभा लिया जाए एक बार। भाई कब तक हम इस हेट का खमियाजा भुगतते रहेंगे एज टेररिज्म। भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मोटे तो तौर पर सर 5 बार पांच सर सौ वॉर, सर 5 बार वॉर तो की, अब और क्या एक दूसरे पे क्या न्यूक्लियर मार दें? नहीं नहीं नहीं, वॉर नहीं हो रही है। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि वॉर नहीं हो रही है। ये मेरी कंट्री की, ये मेरी मेरी कमजोरी है कि मैं वॉर नहीं कर रहा। मैं ऑपरेशन सिंदूर को 4 दिन बाद रोक दे रहा हूं। मैं कारगिल में आपके बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा था। ये मेरी कमजोरी है। आई शुड हैव क्रॉस्ड। 527 लोग नहीं मरते अगर मैंने क्रॉस कर दी होती, अगर मेरे जहाजों ने क्रॉस कर दी होती, अगर मेरे फाइटर बॉम्बर्स ने क्रॉस कर दी सर होती। दूसरी तरफ 2000 से ऊपर का नंबर है, मैंने जहां तक सुना है अरे पाकिस्तान मैं साइड पे 2000 मैं से ऊपर है। देखिए, सबको अपनी अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आप अपनी अकाउंटिंग करिए। मेरे लिए 527 लोग नहीं मारे गए हैं, मेरे यहाँ 527 फैमिलीज मारी गई हैं। हर फैमिली में 10 आदमी ले लीजिए। जिसका बच्चा गया है ना, मैं आपको बता रहा हूं, हम जीती जागती लाशें हैं आज कि हमारे अपने जवान हमने अपने हाथों में खोए हैं। आपको क्या लग रहा है हम जिंदा हैं उस बात के लिए? जितनी बार हम ये सोचेंगे। सो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर उस समय 1-1.5 महीने के अंदर 527 लोग वर्सेस उस साल से लेकर अब तक, अगर टेररिज्म का पार्ट देख लीजिए तो वो 527 से बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां लड़ाई तो हुई नहीं भाई, ओपन वॉर थोड़ी। और बाय द वे, मैं आपको आपके साथ ये बात कन्फेस करने के लिए भी तैयार हूं कि अगर एक ओपन लड़ाई हो भी जाएगी तो भी वो लड़ाई का कोई एंड थोड़ी ना होगा। आपको क्या लग रहा है हम आपको आपके साथ लड़ लिए, चलिए वो जैसे बांग्लादेश हुआ कि लड़ाई हो गई, लोग सरेंडर हो गए, वो कंट्री बन गया। हम पाकिस्तान का क्या कंट्री बनाएंगे आप बताओ? या अगर आपको थियोरेटिकली लेना है, किसी वजह से आप हमारे यहाँ न्यूक्लियर कर दोगे, उसके बाद आप क्या क्या अचीव करोगे? आपको इंडिया मिल जाएगा, आपको 150 करोड़ लोग मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपके पूरे के पूरे 180 बम गिरा दीजिए, हम आपको थोड़ी ना मिलेंगे। पाकिस्तान अगर सिर्फ हेट चाह रहा है तो उसकी जो हेट है, अगर उसके बीच में कहीं कोई रोक है तो वो पाकिस्तान की आवाम है, वो पाकिस्तान की मीडिया है, वो पाकिस्तान की जांबाज बेटियां हैं जो आरजू काजमी से सीख सकती हैं कि नहीं, लड़ाई किसी भी तरह से ठीक नहीं। और अगर पिछले से लेसन नहीं लिया तो आगे जिंदगी में क्या किया? भाई ठोकर खाकर भी अगर लेसन नहीं लिया और फाइनली आपके पॉलिटिशियन, आपकी आर्मी अगर चिल्ला ले कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, तो वो न्यूक्लियर बोलकर वो हम लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। न्यूक्लियर तो अगर सर करना है तो आप अपने ऊपर सोचिए कर।
लेकिन सर न्यूक्लियर ने आपके ख्याल से न्यूक्लियर ने पाकिस्तान को मजबूत किया है, सिक्योर किया है, या और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया है? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हमने भारत की वजह से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, और अगर ना होते तो भारत तो हमें खा गया होता। तो क्या वाकई भारत हमें खाना चाहता है? वो टेंडेंसी आपको दिखी कब कि हम खाना चाहते हैं? मैंने अभी अभी आपको कारगिल का बोला, हम अपनी कारगिल की 150 किलोमीटर के इलाके में, आपके इलाके में प्रोहिबिटेड थे कि हम नहीं एंटर करेंगे। हमारी सरकार ने ओपन डिक्लेरेशन किया था, हालांकि मैं पर्सनली प्रोटेस्ट करता हूं, एज अ फौजी मैं प्रोटेस्ट करता हूं, ये बिल्कुल गलत डिसीजन था एज फार एज आई एम कंसर्न। उस समय के लोगों की क्या मजबूरी थी, उस समय के जर्नल की क्या सोच थी, मुझे नहीं पता, बट एज अ कैप्टन एबली का मेजर एट दैट टाइम मेरी बिल्कुल ये फीलिंग थी कि भाई ये क्या तरीका है। मतलब सबको मालूम है कि अगर मैं नहीं सकता अटैक करने के लिए और सामने से अटैक करूंगा, उसको भी मालूम है आप सामने से ही अटैक करोगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन बाय द वे जो आपने सवाल पूछा है, आपके न्यूक्लियर ने दो चीजें बड़ी क्लियर कर दी। एक चीज ये कि पाकिस्तान हाई एडेड हो गया, पाकिस्तान को लगा कि आज के बाद हमें कोई छुएगा नहीं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि यूएस जो है वो उस जगह आ गया कि चलिए जी इस कंट्री का जो न्यूक्लियर वेपन है इसको कंट्रोल में रखना जरूरी है, और इसीलिए आपने देखा कि आपको काफी हद तक काफी फायदे मिले यूएस से, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये दो लेकिन फायदे आपको हुए, मैं मानता हूं। सर अमेरिका ने यह भी कहा जाता है कि अमेरिका ने इसलिए भी पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने दिए ताकि वो भारत को प्रेशर में रख सके। क्या भारत प्रेशर में आया हमारे न्यूक्लियर वेपन की वजह से? मुझे एक बात बताइए, ये तो वो वाली बात हो गई कि भारत को प्रेशर में क्यों रखें। भाई चाइना के खिलाफ अगर भारत को आप आज भी यूज कर रहे हो एज यूएस, चाहे क्वाड बनाकर चाहे दाएं बाएं बनाकर, आप ये G7 की मीटिंग में सिर्फ इंडिया को बुलाते हो, चाइना को नहीं बुलाते हो कि नहीं जी वो यहाँ की एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। कौन रिप्रेजेंट करेगा? सिवाय मूर्ख बनाने के, सिवाय हम लोगों का गधा बनाने के, यूएस ने एक्चुअली और कुछ नहीं किया। स्मार्टली ही इज एंजॉइंग एवरीवेयर, चाहे वेनेजुएला ले लो, चाहे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसके पीछे यूएस डीप स्टेट नहीं है तो आप मेरा नाम बदल दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। यूएस इज बिहाइंड एवरी डिस्ट्रक्टिव एक्ट इन दी वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूक्रेन, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग मैं तो कहूंगा इजराइल, गाजा, कोई जगह ले लीजिए। और उसने ये फिर से अचीव किया कि चलिए जी भाई इंडिया ने न्यूक्लियर क्यों बनाया था? हमने इसलिए थोड़ी ना बनाया था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, आपके पास तो तब था भी नहीं। हाँ सर, लेकिन आपने हमारे तो पास पहले ये बनाया था। रिपोर्ट थी, हाँ मैं आ रहा हूँ, हमारे पास ये रिपोर्ट थी कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ता चला जा रहा है। सो अगर हमने बना लिया तो कहीं ना कहीं यूएस आप वाले को रोक देगा। एक दूसरा, अगर आपका हमसे पहले बन गया तो डर हमें ये था उस समय, या रहा होगा, कि पाकिस्तान का बम बनते ही इस्तेमाल होगा, और वो इस्तेमाल आपका तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, इट इज एंटी इंडिया। हमारी तो पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि भाई हमारा इट इज नॉट एंटी पाकिस्तान, नॉट चाइना, नॉट यूएस। हमारी तो सेकंड स्ट्राइक वाली पॉलिसी है। हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उस पर जरूर करेंगे। तो सर अब सो आई थिंक जी सर मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि अब ईरान का आपके ख्याल से बन पाएगा, या ईरान को अमेरिका रोक लेगा न्यूक्लियर वेपन बनाने से? देखिए, जब नफरतों की लड़ाइयां होती हैं वो रुक जरूर सकती हैं, खत्म कभी नहीं होती। ईरान आज नहीं तो कल इस बम को बनाकर ही रहेगा। मैं मान लूंगा इराक की तरह यूएस आकर वहां बैठ भी गया, एक थ्योरेटिकल ले लूं कि चलिए जी पूरे ग्राउंड फोर्सेस आ गए, ये आ गए, वो आ गए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे इराक में भी जो मिलिशिया है अभी भी काम कर रहा है, वो कई बार अटैक भी करता है यूएस बेसिस पर। आप पाएंगे कि ईरान अपनी इस फिलॉसफी को कभी खत्म नहीं होने देगा। और इसका एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, 2015 में भी इसी तरह का एकॉर्ड किया गया था कि चलिए जी न्यूक्लियर आप अगले
12 साल नहीं करेंगे। आप देख लीजिए वापस वही, यूएस का भी देख लीजिए कि हाँ जी पिछले साल पूरा न्यूक्लियर तबाह कर दिया था, इस साल बोले कुछ तबाह नहीं हुआ। मैं आपको एक बड़ा अच्छा आंकलन ये दे रहा हूं कि ईरान अगर न्यूक्लियर बनाना चाहता है वो बनाकर रहेगा। ये हर कंट्री का एक अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर है। आई एम यूजिंग वर्ड अनफॉर्चुनेट। मुझे नहीं लगता कि कोई ईरान को फाइनली रोक पाएगा। वो छोटा बम बनाए, डर्टी बम बनाए, बड़ा बम बनाए, वो सब बेकार की बातें। बट आप लेकिन उसे क्या वो एक धकेल कर रिस्पॉन्सिबल रोक कंट्री सकते है? हैं। सर, ईरान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है क्या? इस पे भरोसा किया जा सकता है? कंट्री ईरान इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि जैसे ही मेरा बम बनेगा मैं उसे इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। हाँ, और बोल, ये इतना बिल्कुल सर है। रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्लियर है, वो बिल्कुल क्लियर है, वो नहीं रुकेगा फिर। सवाल ही नहीं उठता। बातें चाहे हम कितनी भी कर लें, बट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये नफरतों की लड़ाई है। ये रुक सकती है, रोकी जा सकती है। बात हो रही है खत्म होगी कि नहीं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई लड़ाई इस रुकती चली जाती है हर बार, लेकिन नफरतें नहीं खत्म हो रही ना, इसलिए ये लड़ाई कभी खत्म होगी नहीं। कम हो रही है सर, कम कम हो आवाम रही के है। बीच में हो रही है ना। हाँ, आप एक बात बताओ, कम तो जब मुशर्रफ आए थे तब भी कम थी। क्या क्या प्रॉब्लम है? तब भी तो नहीं। कम थी। जब वाजपेयी आपके यहाँ गए थे तब भी कम थी। जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रेड हम कर रहे थे तब भी कम थी। जब आपके यहाँ के वर्डिंग्स में या हमारे यहाँ के, जब हम आपके यहाँ बिरयानी खाने आए थे तब भी कम थी। तभी तो आए थे। नहीं सर, फिर कम होंगी सर, फिर कम होंगी। मुझे यकीन है कहीं ना कहीं जाकर आप जैसे लोग जब बात करते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में भी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नफरतें कम होंगी और नई जनरेशन तो सर यकीनन हमसे बेहतर होगी। मुझे मुझे इस बात का यकीन है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू साहिबा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।